नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज है 22 नवंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए पिछले वर्ष के प्रश्नों का विश्लेषण। पटना में मार्च तक आएगी 150 नई इलेक्ट्रिक बसें। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 डमी एडमिट कार्ड सुधार शुरू। गुरु तेग बहादुर शहादत पर पटना से विशेष ट्रेन सेवा शुरू। अनिल अग्रवाल और खान सर ने सफलता के रहस्य बताए। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए पिछले वर्ष के प्रश्नों का विश्लेषण। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 27 नवंबर 2025 से शुरू हो रही है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 90 मिनट का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। जनरल साइंस और मैथ से 25-25 प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग से 30 और जनरल अवेयरनेस व करंट अफेयर से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे और मार्क्स नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। कुल वैकेंसी के 3 गुना उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा PET के लिए बुलाया जाएगा। पिछले साल के प्रश्नों में सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, इतिहास और वर्तमान घटनाओं से सवाल शामिल थे। न्यूनतम पासिंग प्रतिशत UR EWS 40%, OBC SC ST 30% है। चयन CBT PET डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर होगा। पटना में मार्च तक आएंगी 150 नई इलेक्ट्रिक बसें। पटना को मार्च 2026 तक कुल 150 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। इनमें से लगभग 100 बसें दानापुर, पटना सिटी, एम्स, बेटा, बेली रोड, मनेर और दीघा मार्ग पर चलेगी, जबकि 50 बसें हाजीपुर, बिहार शरीफ, नालंदा, आरा, मुजफ्फरपुर और गया सहित आसपास के जिलों में भेजी जाएगी। PM ई बस योजना के तहत बिहार को लगभग 400 ई बसें मिलनी है। केंद्र सरकार बस खरीद के लिए एजेंसी चयन प्रक्रिया जनवरी तक पूरी करेगी और मार्च के अंत तक बसें बिहार परिवहन निगम को सौंप दी जाएगी। फिलहाल पटना में फुलवारी शरीफ और बेरैया बस टर्मिनल पर बड़े चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 डमी एडमिट कार्ड सुधार शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। छात्र 27 नवंबर तक अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर विवरणों की जांच व त्रुटि सुधार कर सकते हैं। डमी एडमिट कार्ड BSEB वेबसाइट और BSEB इंफॉर्मेशन ऐप पर उपलब्ध है। विद्यालय प्रधानों को छात्रों की सहायता करने के निर्देश दिए गए हैं। नाम, जन्मतिथि, फोटो, विषय आदि का सावधानी पूर्वक मिलान आवश्यक है। विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों और व्यावसायिक विषयों वाले छात्रों के लिए विषय सुधार की सुविधा भी दी गई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 27 नवंबर के बाद सुधार का कोई मौका नहीं मिलेगा। गुरु तेग बहादुर शहादत पर पटना से विशेष ट्रेन सेवा शुरू। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर भारतीय रेलवे पटना साहिब से श्री आनंदपुर साहिब के लिए विशेष ट्रेन चला रही है। यह ट्रेन 23 नवंबर को सुबह 6:40 बजे पटना जंक्शन से रवाना होकर 24 नवंबर शाम 4:15 बजे आनंदपुर साहिब पहुंचेगी। वापसी यात्रा 25 नवंबर रात 9 बजे शुरू होगी। 22 कोच वाली इस ट्रेन में सभी श्रेणियों स्लीपर, थर्ड AC, सेकेंड AC की सुविधा उपलब्ध होगी। वापसी में लखनऊ, मुरादाबाद और आमला कैट पर ठहराव रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाई गई इस ट्रेन की टिकट बुकिंग IRCTC पर शुरू हो चुकी है। पटना से शुरू होगा FLN किट पढ़ाई सर्वे अभियान। पटना जिले से बिहार में स्कूलों में FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी किट से पढ़ाई हो रही है या नहीं, इसका सर्वे शुरू होगा। NCERT और SCERT द्वारा किया जा रहा यह अभियान 3 चरणों में होगा। पहले चरण में सभी जिलों के प्राचार्य, शिक्षक और ब्लॉक क्लस्टर रिसोर्स पर्सन गूगल फॉर्म के माध्यम से जानकारी देंगे। दूसरे चरण में बच्चों की संख्या, ज्ञान और बुनियादी साक्षरता का आकलन होगा। तीसरे चरण में चयनित विद्यालयों का दौरा कर कक्षा 1 से 3 के छात्रों की पढ़ाई और गणितीय कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट से मिशन की सफलता का आकलन होगा। अनिल अग्रवाल और खान सर ने सफलता के रहस्य बताए। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बीते दिन डेयर टू ड्रीम में खान सर के साथ बातचीत में सफलता के मंत्र साझा किए। उन्होंने कहा कि बार बार फेल होना लंबा चलने का संकेत है और जज्बा की काम आता है। अनिल ने बिहार की धैर्य प्रकृति और अपनी युवावस्था की यादें भी साझा की। खान सर ने बताया कि वे वर्तमान में 2.5 करोड़ छात्रों को पढ़ा रहे हैं और 2030 तक 30 करोड़ छात्रों तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं।
अनिल ने खान सर की शिक्षा क्षेत्र में क्रांति की सराहना की और जज्बे व स्पष्ट नियत को सफलता का आधार बताया। शुभम गिल चोट के कारण टीम इंडिया से बाहर। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभम गिल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। गुवाहाटी से मुंबई लौटकर वह अगले कुछ दिनों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलेंगे। पहले टेस्ट के दौरान उनकी गर्दन में चोट लगी थी, जिससे वे पहली बार में ही रिटायर हार्ट हुए और दूसरी पारी में बैटिंग नहीं कर पाए। बीसीसीआई ने पहले कहा था कि गिल टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे, लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी तय हो गई। दूसरे टेस्ट में ऋषभ पंत टीम की कप्तानी संभालेंगे। प्लेइंग 11 में साई सुदर्शन और नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया जा सकता है। बिहार राजस्व विभाग ने ऑनलाइन सेवाओं में अनदेखी पर चेतावनी दी। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल अधिकारियों को ऑनलाइन सेवाओं के सुगम वितरण के लिए चेतावनी दी है। आदेश के अनुसार चयनित सीएससी वीएलई को ऐसी जगह बैठाया जाएगा जहां आम जनता आसानी से पहुंच सके और म्यूटेशन, दाखिल खारिज, एलपीसी, किरायानामा जैसी भूमि सेवाएं बिना परेशानी प्राप्त कर सके। कई अंचलों में यह व्यवस्था ठीक से लागू नहीं हुई, जिससे विभाग का उद्देश्य अधूरा रहा। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि 28 नवंबर तक पालन रिपोर्ट भेजी जाए और अवहेलना करने वालों के खिलाफ निलंबन तथा अनुशासनिक कार्रवाई होगी। यह डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करेगा। मोकामा विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज। मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह के सिविल कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। वे फिलहाल बेउर जेल में बंद रहेंगे। अनंत सिंह ने खुद को राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बताते हुए दावा किया कि हत्या में उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत गोली से नहीं बल्कि चोट से हुई। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने जांच में सहयोग किया और कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजद की वीणा देवी को हराया। अब वे पटना हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। सरकारी सर्विस से बच्चों का बाल आधार तुरंत मिलेगा। भारत सरकार और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने बच्चों का आधार बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान और तेज बना दी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार सिर्फ मिनटों में और पूरी तरह मुफ्त बन सकता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज केवल बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता में से किसी एक का आधार है। पोस्ट ऑफिस में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फोटो लेने के बाद एनरोलमेंट पूरा हो जाता है। लंबी लाइन या अतिरिक्त चार्ज की जरूरत नहीं है। आधार आवेदन दर्ज होने के बाद कार्ड आपके पते पर पोस्ट किया जाएगा और ई-आधार भी उपलब्ध होगा। पटना में ठंड से राहत, लेकिन सुबह घना कोहरा जारी। बिहार में पछुआ हवा की रफ्तार कम होने से ठंड में हल्की राहत मिली है, लेकिन पटना सहित कई जिलों में देर रात और सुबह घना कोहरा छाने लगा। इससे दृश्यता घटने के कारण सड़क यात्रा पर जोखिम बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कोहरे का अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिन का तापमान लगभग 26 से 32 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 27 नवंबर तक न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा तथा सुबह हल्का से माध्यम कोहरा जारी रह सकता है। उद्योग विभाग की कुर्सी पर बैठना बना चुनौतीपूर्ण। बिहार की नई नीतीश कैबिनेट में उद्योग विभाग को अक्सर अपशकुनी माना जाता है। इस विभाग का प्रभार लेने वाले कई मंत्रियों की कुर्सी चली गई। उदाहरण के तौर पर शाहनवाज हुसैन, समीर महासेठ और नीतीश मिश्रा को विभाग मिलने के बाद राजनीतिक झटके झेलने पड़े। पिछले वर्षों में इस विभाग को संभालने वाले नेताओं का राजनीतिक सफर अचानक प्रभावित हुआ। उद्योग और वित्तीय विभाग दोनों ही मंत्री के लिए चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। अब सबकी निगाहें नई कैबिनेट पर है कि नया उद्योग मंत्री इस बैड लक को तोड़ पाएगा या इतिहास दोहराया जाएगा। मोकामा 4 लेन पर तीर्थ बस खाई में गिरी। बीते दिन मोकामा 4 लेन पर अयोध्या से लौट रही तीर्थ बस 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। बस में 45 यात्री सवार थे, जिसमें एक महिला श्रद्धालु की मौके पर मौत हो गई और 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बढ़ापुर बाईपास के मोड़ पर ड्राइवर की झपकी के कारण हुआ। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर घायलों को बाहर निकाला और मोकामा ट्रामा सेंटर पहुंचाया। हादसे ने 4 लेन पर तेज रफ्तार, नींद और ओवरलोडिंग की खतरनाक त्रिकोणीय सच्चाई को उजागर किया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और घायलों का इलाज जारी। पटना में सोना चांदी स्थिर, खरीदारी का सुनहरा मौका। पटना के ज्वेलरी बाजार में पिछले दिनों हुई लगातार गिरावट के बाद अब सोने और चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं, जिससे शादी सीजन में ग्राहकों को राहत मिली है। 24 कैरेट सोना GST सहित 1,28,235 प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट 1,15,000 और 18 कैरेट 94,000 प्रति 10 ग्राम मिल रहा है।
चांदी 1,58,000 प्रति किलो जीएसटी सहित 1,59,650 पर स्थिर है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यदि यह स्थिरता वीकेंड तक जारी रहती है तो खरीदारी का यह सबसे अच्छा समय साबित हो सकता है। पुराने आभूषणों का एक्सचेंज रेट भी अनुकूल माना जा रहा है। आज पटना के पर्यटन में बात होगी मनेर की छोटी दरगाह की। पटना से 30 किलोमीटर दूर मनेर में स्थित यह 3 मंजिला मकबरा अपने इतिहास को अछूनन बनाए हुए है। 1616 में मखदूम शाह को यहाँ दफनाया गया था और आज यह मुसलमानों के लिए एक लोकप्रिय दरगाह है। मकबरे के सामने बड़ा तालाब भी है जो स्थल की सुंदरता को बढ़ाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित यह स्थल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, इसलिए यह दोस्तों और परिवारों के साथ एक दिन में घूमने के लिए आदर्श स्थान है। यह पटना के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अनुभव को समृद्ध करता है। पटना में डेंगू के दोहरे स्ट्रेन मिले, चिंता बढ़ी। पटना में ठंड के बावजूद डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी जारी है और इस बार वायरस का पैटर्न और भी चिंताजनक हो गया है। IGIMS की सीरोटाइप रिपोर्ट में कई मरीजों में एक साथ 2 डेंगू स्ट्रेन जैसे डेनवी 1 से 3, 2 से 3 और 1 से 4 मिलने के मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह वायरस एक लगातार सर्कुलेशन को इन्फेक्शन या म्यूटेशन का संकेत हो सकता है। मिश्रित स्ट्रेन वाले मरीजों में बुखार की तीव्रता, प्लेटलेट गिरावट और रिकवरी का पैटर्न सामान्य मामलों से अलग देखा गया है। स्वास्थ्य विभाग इसे डेंगू के बदलते स्वरूप की गंभीर चेतावनी मान रहा है। नीतीश कैबिनेट में शिक्षा अनुसार मंत्री सूची और आंकड़े। बिहार की नई नीतीश सरकार में विभिन्न शैक्षणिक योग्यता वाले मंत्री शामिल हैं। मंत्रिपरिषद में 4 मंत्री PhD धारक हैं, जिनमें दिलीप कुमार जायसवाल, अशोक चौधरी, संतोष कुमार सुमन और डॉक्टर प्रमोद कुमार शामिल हैं। 4 मंत्री स्नातकोत्तर और 7 मंत्री स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त है। इंजीनियरिंग डिग्री वाले मंत्री भी हैं, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दीपक प्रकाश। वहीं 7 मंत्री केवल 12वीं पास हैं, जिनमें 6 पहले भी सरकार में रह चुके हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा डिप्लोमा धारक है। नई कैबिनेट शिक्षा के हिसाब से विविध और संतुलित दिखाई देती है। CBSE की नई मार्किंग स्कीम, परीक्षा पैटर्न आसान हुआ। CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए नई मार्किंग स्कीम जारी की है, जिससे छात्रों को परीक्षा पैटर्न आसानी से समझ में आएगा। प्रत्येक विषय 100 अंकों का होगा, जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट शामिल है। 10वीं में हिंदी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश के पेपर 100 अंक के होंगे। थ्योरी 80 और इंटरनल 20 अंक का होगा। 12वीं में विज्ञान विषयों की थ्योरी 70 और प्रैक्टिकल 30 अंक की होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अंक अपलोड में गलती ना करें, क्योंकि सुधार का अवसर नहीं मिलेगा। 4 नालों का निर्माण धीमा, साप्ताहिक रिपोर्ट अनिवार्य। पटना के आनंदपुरी, कुर्जी, सैदपुर और बाकरगंज नालों पर सड़क निर्माण का काम धीमा है। बुड़को ने नया एक्शन प्लान तैयार किया, जिसमें हर सप्ताह निर्माण की प्रगति 5 रंगों हरा, पीला, लाल, ब्लू, काला से कोडिंग करके रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। मुख्यालय और अंचल स्तर पर इंजीनियरों को जिम्मेदारी दी गई है। सैदपुर नाले में खतरनाक जोन की घेराबंदी और हाई टेंशन तार जलापूर्ति, पाइप शिफ्टिंग, गाद सफाई जैसी तैयारियां करनी है। कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए वेतन रोकने और निलंबन जैसे सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 22 नवंबर को भारतीय एवं विश्व इतिहास में कई महत्वपूर्ण और सकारात्मक घटनाएं हुई। 1808 में थॉमस कुक का जन्म हुआ, जिन्होंने ट्रैवलिंग और पर्यटन क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया। 1830 में झलकारी बाई का जन्म हुआ, जो रानी लक्ष्मीबाई की वीर सेनानी रही। 1830 में चार्ल्स ग्रे यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बने। 1864 में भारत की प्रथम महिला चिकित्सक रुक्माबाई जन्मी। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम हैं अमरजीत कुमार, मनोज दास, ओमकार सिंह, अबोध कुमार, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पटना में इलेक्ट्रिक बसें चलने से आपको रोजमर्रा की यात्रा में क्या लाभ मिलेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।